नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके प्राचीन भारत इतिहास की क्लास चल रही है। अगर आप एसएससी, पुलिस, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, आरओ, लेखपाल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई गुप्त काल के बारे में। सबसे पहले मैं पढ़ा था कि भाई गुप्त काल के बारे में गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने स्थापना किया था। उसके बाद घटोत्कच शासक बनता है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनते हैं और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही पहली बार महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। इसलिए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अलग अलग शासक है। समुद्रगुप्त आया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आया, कुमार गुप्त बचे, स्कंद गुप्त बचे। इसके बाद क्या हुआ? गुप्त वंश का कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ और गुप्त वंश के टाइम पर भारत में क्या हो गया? हूणों का आक्रमण प्रारंभ हो गया। अब भारत का हूणों का आक्रमण हुआ। गुप्त वंश को सर्वाधिक हूणों ने परेशान कर रखा था। अब धीरे धीरे गुप्त वंश की जो शक्तियां थी छीड़ होने लगी। तो गुप्त वंश के जो सामंत थे उसी में से एक सामंत था पुष्यभूति। पुष्यभूत ने देखा कि भाई गुप्त वंश की शक्तियां तो क्या हो रही, कमजोर हो रही हैं, उधर सामंतों की शक्तियां क्या हो रही थी, मजबूत हो रही थी। तो पुष्यभूत ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पुष्यभूत ने एक वंश स्थापित कर दिया जिसे हम वर्धन वंश के नाम से जानेंगे। तो इससे पहले की क्लास में हमने वर्धन वंश पढ़ा था। देखो, हिस्ट्री आपको तभी समझ में आएगी जब चीजें आपसे कनेक्ट होंगी। अगर आपने इससे पहले की क्लासेज को नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। पूरी क्लासेज को सीक्वेंस से देखिए, उसके बाद देखिएगा एंशिएंट हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आया बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो पुष्यभूत ने एक वंश स्थापित कर दिया, उसे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। पुष्यभूत के बाद क्या हुआ? उनका बेटा था राजवर्धन, उनका एक और बेटा था हर्षवर्धन और पुत्री कौन थी? राजश्री। ये हुए। अब पुष्यभूत के बाद अलग वंश आया, उसमें क्या हुआ? राजवर्धन शासक बना। अब राजवर्धन शासक बना, इधर राजश्री का विवाह हुआ था कन्नौज के राजा के साथ। अब राजश्री का जब विवाह हो गया तो राजश्री के पति जो थे ग्रहवर्मन की हत्या कर दी गई। अब अपने उसकी बहन के पति की हत्या का बदला लेने के लिए राजवर्धन ने क्या कर दिया? मालवा के शासक की हत्या कर दिया। बाद में क्या हो जाता है? राजवर्धन शासक बन जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? राजवर्धन की भी हत्या हो जाती है। राजवर्धन की हत्या के बाद क्या होता है? अगला शासक बनता है हर्षवर्धन। तो राजवर्धन, राजश्री के बारे में ये सारी चीजें हम इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके थे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम अगला पढ़ते हैं। देखो, आपकी राजवर्धन की हत्या किसने कराई थी? राजवर्धन की हत्या कराई थी बंगाल के गौड़ शासक था शशांक। शशांक ने क्या कर दिया था? राजवर्धन की हत्या करवा दी थी। राजवर्धन के बाद अगला शासक बनता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बहुत ही योग्य शासक भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शशांक जिसने राजवर्धन की हत्या करवाई थी, इसने बोधि वृक्ष को भी कटवाया था। बोधि वृक्ष को कटवाया किसने था? शशांक ने। और शशांक ने किसकी हत्या कर दी थी? राजवर्धन। राजवर्धन कौन है? हर्षवर्धन का बड़ा भाई। राजवर्धन और हर्षवर्धन की बहन कौन थी? राजश्री। राजश्री का विवाह किससे हुआ था? कन्नौज के राजा के साथ हुआ था। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हम हर्षवर्धन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब देखो, हर्षवर्धन ने क्या कर दिया? अपने भाई की हत्या का बदला लिया और हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दिया। शशांक कौन है? बंगाल के गौड़ शासक था शशांक। इसने क्या कर दिया था? बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने हर्षवर्धन के बड़े भाई की हत्या कर दिया था। राजवर्धन के बाद अगला शासक बन गया हर्षवर्धन। जैसे ही हर्षवर्धन शासक बना, इसके सामने दो चुनौतियां थी। पहली चुनौती क्या थी? इसकी बहन जो थी राजश्री, राजश्री के पति की तो पहले ही हत्या हो चुकी थी। राजश्री का क्षेत्र कौन सा था? कन्नौज का क्षेत्र था। तो इसने क्या किया? कन्नौज क्षेत्र के भी प्रशासन को संभाला हर्षवर्धन ने। लेकिन हर्षवर्धन स्वयं कन्नौज का राजा नहीं बनता। कन्नौज पर नियंत्रण राजश्री का रहता है और उसके उत्तराधिकारी का रहता है।
लेकिन उस क्षेत्र की रक्षा करता है, उस क्षेत्र के प्रशासन को संभालता है हर्षवर्धन। दूसरा बात, इसे अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेना था। इसने बंगाल के गौड़ शासक शशांक की हत्या करके अपने भाई राजवर्धन की हत्या का बदला ले लिया। शशांक कौन से धर्म को अनुयायी था? शैव धर्म को मानता था, और इसी शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था। बोधि वृक्ष क्या होता है? जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? गया में। बौद्ध धर्म की क्लास में सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से डिस्कस किया। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आया? अब इसी के साथ साथ क्या हुआ, हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में होने वाले महाभोज परिषद का आयोजक किसको बनाया? वेनसांग को। देखो, वेनसांग एक चीनी यात्री था जो किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वेनसांग ने भारत में शिक्षा कहाँ पे ग्रहण किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय में बाद में वेनसांग ने अध्यापन का कार्य भी किया। पहले तो नालंदा विश्वविद्यालय में वेनसांग ने अध्ययन किया, बाद में वहाँ पर अध्यापन का भी काम किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है जो हॉस्टल आवासीय सुविधा उपलब्ध करा रहा था। विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी राजा तक्ष ने। अब वेनसांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में, तो हर्षवर्धन ने क्या किया? हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाया था। तो महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष किसको बना दिया? वेनसांग को बना दिया। इसके कारण बहुत सारे ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन का विरोध किया था। उन्हें लग रहा था कि अध्यक्ष उसे बनाइए जो यहाँ का ब्राह्मण हो या यहाँ का व्यक्ति हो। वेनसांग तो चीनी यात्री था, तो फिर उसे आप क्यों बना रहे हो? लेकिन वेनसांग बहुत ज़्यादा योग्य था, इसलिए हर्षवर्धन ने महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष किसको बना दिया? वेनसांग को। महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ पे होता था? महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था प्रयागराज में। कितने वर्ष में होता था? 5 वर्ष में। और कुंभ मेला का प्रारंभ भी कौन करता है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के द्वारा ही कुंभ मेला प्रारंभ किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस बार तो एग्जाम में जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि महाकुंभ का सफल रूप से समापन हुआ है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक बात याद रखना, आपके सामने बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियाँ होंगी। कभी आपको लग रहा है हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, कभी चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप लगातार कोशिश करते रहोगे तो एक दिन सफल जरूर हो जाओगे। जिसे लगता है ना कि रातों का संघर्ष, आपकी जो आज मेहनत कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको आपका फल देंगी। हो सकता है कई बार हमें तुरंत नहीं मिलता, थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखना, मकान बनने से ज़्यादा महल बनने में वक्त लगता है। हो सकता है आपकी सफलता बहुत शानदार होगी, तो बस उसके लिए परिश्रम करते रहिए। कभी कभी गुच्छे की अंतिम चाबी से भी ताला खुल जाता है, तो हो सकता है आपका ये अंतिम प्रयास हो, बस मेहनत करिए। हर्षवर्धन हिंदू था, लेकिन ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित था। महायान शाखा से सर्वाधिक कौन सा विश्वविद्यालय प्रभावित था? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय महायान शाखा का केंद्र है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसको कहते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को। महायान क्या है? चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गए थे, हीनयान और महायान। हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? कन्नौज था। अब बाद में इसी कन्नौज के लिए क्या होगा? त्रिपक्षीय संघर्ष होगा, जिसको आगे हम पढ़ेंगे चल के। कन्नौज में बहुत बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसे 5वीं बौद्ध संगीति भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी? 4 बौद्ध संगीति हुई हैं। जैसे पहली बौद्ध संगीति किसके टाइम पर हुई थी? अजातशत्रु। दूसरी कालाशोक के टाइम पर हुई थी। तीसरी अशोक के टाइम पर हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के टाइम पर हुई थी। लेकिन 5वीं बौद्ध संगीति नहीं हुई थी। लेकिन कन्नौज में हर्षवर्धन बहुत बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करवाता था, जिसे 5वीं बौद्ध संगीति के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि 5वीं बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, तो कन्नौज में, जो बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन था। बौद्ध संगीतियाँ तो मात्र 4 हुई है, लेकिन 5वीं बौद्ध संगीति जो कन्नौज के महासम्मेलन को कहते हैं। 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किसके टाइम पर हुआ था? हर्षवर्धन के टाइम पर। कहाँ पर हुआ था? कन्नौज में हुआ था।
हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बना लिया था? बाद में इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया था और साम्राज्य को संभालने लगा था। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को जीत लिया था, लेकिन कश्मीर क्षेत्र को अपने उसमें नहीं मिला पाया था। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत का भी अभियान प्रारंभ किया था, लेकिन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, इसकी जानकारी आपको किसी अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से? इससे पहले की क्लास में मैंने पढ़ा था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। महत्वपूर्ण अभिलेखों की एक अलग सी क्लास चैनल में पड़ी हुई है, उसको देख लीजिएगा अगर आपको इसका आंसर नहीं पता। हर्षवर्धन ने कभी भी स्वयं को कन्नौज का राजा नहीं साबित किया था, बल्कि वो राजश्री का क्या रहा है? संरक्षक रहा है। और हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी था। हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि रहता था, बाणभट्ट। इसी के साथ साथ हर्षवर्धन ने स्वयं 3 पुस्तकों की रचना की है। पहली पुस्तक जैसे नागानंद, नागानंद की रचना किसने किया है? नागानंद की रचना किया था स्वयं हर्षवर्धन ने। रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों किताबों के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन के बारे में एक और चीज़ आपको पता चलती है, जैसे कि हर्षवर्धन स्वयं बहुत बड़ा कवि था। इसी के साथ साथ गुप्त वंश का एक बहुत बड़ा कवि किसको, किस शासक को कहते हैं? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने कौन सी किताब की रचना किया था? कृष्ण चरित्र। कृष्ण चरित्र किताब की रचना स्वयं किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन सा महान कवि रहता था? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। तो कुछ जब चीज़ें आई तो आपको पहले की चीज़ें भी रिवाइज होनी चाहिए। इसी के साथ साथ हर्षवर्धन ने क्या किया था? इसने उत्तर भारत को जीतने का प्रयास किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को नहीं जीत पाया था। दक्षिण भारत को भी जीतने का प्रयास किया था, लेकिन नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन पराजित हो गया। पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख कौन सा है? पुलकेशिन द्वितीय का संबंध है ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख मिला कहाँ पे था? कर्नाटक में। अब हर्षवर्धन की क्या हुआ? कोई संतान नहीं थी, इसके कारण धीरे धीरे क्या हुआ? हर्षवर्धन के बाद जो शासक है वो बहुत ज्यादा योग्य शासक नहीं थे। अब हर्षवर्धन के बाद क्या हो जाएगा? वर्धन वंश का पतन होने लगेगा। वर्धन वंश में जो भी शासक आए हर्षवर्धन के बाद योग्य शासक नहीं हुए, धीरे धीरे इनकी शक्ति क्षीण होने लगेगी। अब वर्धन वंश के स्थान पर नए नए वंशों का उदय होने लगेगा। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने भी 2 किताबों की रचना की है, एक तो कादम्बरी और हर्षचरित। कादम्बरी और हर्षचरित की रचना किसने किया है? बाणभट्ट ने किया है। और जबकि हर्षवर्धन ने स्वयं 3 किताबों की रचना किया है। वो 3 किताबें कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी नागानंद है, ये आपको याद रखनी है। एक है आपकी रत्नावली, एक है आपकी प्रियदर्शिका। इन 3 किताबों की रचना स्वयं हर्षवर्धन ने किया है। और हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि रहता था बाणभट्ट, जिसने 2 किताबों की रचना की, एक है कादम्बरी, दूसरी है हर्षचरित। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में एक राजनीतिक शून्यता आ जाती है। अब धीरे धीरे क्या होगा? छोटे छोटे राजवंश उदय होगा। अब मुख्य रूप से आपको दक्षिण भारत के राजवंश देखने को मिलेंगे, जैसे चोल होंगे, चेर होंगे, पांड्य होंगे, इन तीनों के बारे में पढ़ना होगा। इसी के बाद क्या होगा? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार शामिल हो गए, राष्ट्रकूट शामिल होंगे। बाद में चालुक्य भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। वातापी के चालुक्य अलग हो जाएंगे, तो वेंगी के चालुक्य अलग हो जाएंगे। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आगे हम देखेंगे। इसी के बाद धीरे धीरे हमारी एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो पहले से चैनल में पड़े हुए हैं। बहुत जल्द हम पॉलिटी क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अपने अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जानते थे। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है।